नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज बात यूसीसी की। जी हां, समान नागरिक संहिता को लेकर देश में बहस छिड़ी हुई है। 2024 चुनाव से ठीक पहले सरकार और विपक्ष में तनातनी का माहौल है। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में रहने वाले हर एक नागरिक के लिए एक समान कानून मसौदा है। समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी धर्मों का एक कानून होगा और इस पर अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष तौर पर मुस्लिम समुदाय को आपत्ति है। और वहीं केंद्र सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी को लाने की तैयारी तेज कर दी है। सरकार की ओर से गठित 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर आम जनता और धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों से विचार विमर्श और राय मांगने का कार्य शुरू किया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब राय मांगी गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के मुद्दे पर आयोग ने साल 2018 में भी एक राय पत्र जारी किया था और इस बीच सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकार को सारी प्रक्रिया को पूरा करने में इतना समय क्यों लग रहा है। वहीं एक बार फिर से लोगों से राय क्यों मांगी गई है। समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी धर्मों का एक कानून होगा। शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। देश में संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को लेकर प्रावधान है और इसमें कहा गया है कि राज्य इसे लागू कर सकता है। इसका उद्देश्य धर्म के आधार पर किसी भी वर्ग विशेष के साथ होने वाले भेदभाव या पक्षपात को खत्म करना है। आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर में तत्कालीन कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में कहा था कि समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने के प्रयास में राज्यों को उत्तराधिकार, विवाह और तलाक जैसे मुद्दों को तय करने वाले व्यक्तिगत कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। वहीं केंद्र सरकार ने शीर्ष कोर्ट में दायर अपने एक हलफनामे में कहा था कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है और सरकार ने इसके लिए संविधान के चौथे भाग में मौजूद राज्य के नीति निदेशक तत्वों का ब्यौरा दिया। और अब देश भर में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार और विधि आयोग को उत्तराखंड सरकार द्वारा जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। सरकार इसी रिपोर्ट के आधार पर समान नागरिक संहिता को पूरे देश में लागू करने के लिए मॉडल कानून बनाने की तैयारी में है। गौरतलब है कि देसाई कमेटी रिपोर्ट पेश करने से पहले अंतिम चरण की बैठकें कर रही है। उत्तराखंड की तर्ज पर गुजरात और मध्य प्रदेश सरकार ने भी समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया है और केंद्र सरकार की तरह इन दो राज्य सरकारों को भी जस्टिस रंजना कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। समान नागरिक संहिता कानून पर गुजरात कैबिनेट मोहर भी लगा चुकी है। बीजेपी इस मामले में जनसंख्या नियंत्रण कानून की तर्ज पर कदम उठा सकती है। गौरतलब है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए पहले पार्टी शासित राज्यों और असम और उत्तर प्रदेश ने कदम उठाए और इसके बाद कई और पार्टी शासित राज्यों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई। कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ऋतु रॉय अवस्थी की अगुवाई वाले विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के लिए दोबारा से राय मांगने का फैसला इसलिए किया क्योंकि पिछला राय पत्र 3 साल से ज्यादा वक्त पहले जारी हुआ था और ये पुराना हो चुका है। आयोग ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर कहा है कि 21वें विधि आयोग ने यूसीसी पर लोगों और हितधारकों से 7 अक्टूबर 2016 की राय मांगी थी। फिर 19 मार्च 2018 और 27 मार्च 2018 को राय मांगी गई और इसके बाद 31 अगस्त 2018 को विधि आयोग ने फैमिली लॉ के सुधार के लिए सिफारिश की थी। चूंकि पिछली राय को 3 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है और ऐसे में विषय की गंभीरता और कोर्ट के आदेशों को देखते हुए 22वें विधि आयोग ने इस विषय पर राय लेने का फैसला किया है। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि इन देशों में नागरिक कानून लागू है। इजराइल, यूरोपीय देशों और अमेरिका के पास एक धर्मनिरपेक्ष कानून है। मुस्लिम देशों में पारंपरिक रूप से शरिया कानून लागू है। जो धार्मिक शिक्षाओं और प्रथाओं और परंपराओं से लिया गया है।
तो सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, मलेशिया, नाइजीरिया आदि देशों में नागरिक कानून लागू है। जापान, फ्रांस और रूस में समान नागरिक संहिता या कुछ मामलों में के लिए दीवानी या आपराधिक कानून भी बनाए गए हैं। यूरोपीय देशों और अमेरिका के पास एक धर्मनिरपेक्ष कानून है। तो इन देशों में नागरिक कानून लागू हैं। तो यूसीसी को लेकर और विपक्ष के कई सवाल भी हैं समान नागरिक कानून को लेकर। तो इन देशों में नागरिक कानून लागू है। दरअसल जापान, फ्रांस और रूस में समान नागरिक कानून लागू है। तो जनहित में आज इसी बात को लेकर चर्चा करनी है और सरकार और विपक्ष के बीच इसी भेदभाव को लेकर एक तनातनी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। समान नागरिक कानून यानी कि यूसीसी को लेकर एक करार और एक विवाद छिड़ा हुआ है। और आखिर आपत्ति क्या है? जब एक जैसा कानून है तो इसको लेकर आपत्ति क्यों और ये ऐतराज क्यों? सवाल ये भी बेहद अहम है। इसी बात को लेकर जनहित में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और इस मामले को लेकर, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है और इसको लेकर दर्शकों की राय भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। तो दर्शक जुड़ सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं। तो एक देश एक कानून, हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मलिक जावेद जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कपिस श्रीवास्तव हैं, सपा प्रवक्ता हैं। आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मोहम्मद आरिफ जी हैं, संगठन मंत्री हैं मुस्लिम लीग के। आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं। जनहित में आगे बढ़ेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इसी बीच बड़ी खबर गोंडा से मिल रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर। कार्यक्रम में हंगामा देखने को मिला है। ब्रजभूषण शरण सिंह के सेल्फी लेने को लेकर दो प्रधान गुट आपस में भिड़े हैं। तो सेल्फी को लेकर ये पूरा विवाद, दोनों गुटों में मारपीट के साथ जमकर हंगामा हुआ। ब्रजभूषण शरण सिंह के काफिले पर पथराव भी किया गया। हंगामे की खबर, गोंडा से बड़ी खबर। ब्रजभूषण शरण सिंह के कार्यक्रम में यह पूरा हंगामा बरपा। तो सेल्फी लेने को लेकर दो प्रधान गुट आमने सामने आ गए, आपस में भिड़े। दोनों गुटों में जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई और ब्रजभूषण शरण सिंह के काफिले में भी पथराव किया गया। तो दरअसल इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे और इस बीच सेल्फी को लेकर ये पूरा हंगामा, फोटो खींचने को लेकर ये पूरा हंगामा हुआ और सेल्फी को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। मारपीट, पत्थरबाजी और काफिले में भी पथराव किया गया। तो ब्रजभूषण शरण सिंह के काफिले में पथराव किया गया। तो ब्रजभूषण शरण सिंह कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे। गोंडा से बड़ी खबर और इस कार्यक्रम में ही ये हंगामा हुआ है। मारपीट और पत्थरबाजी हुई और वजह जो सामने आ रही है ये चौंकाने वाली है कि महज सेल्फी लेने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ जाते हैं और मारपीट पर आमादा हो जाते हैं, मारपीट करते हैं। इसके बाद पत्थरबाजी होती है और जब ब्रजभूषण शरण सिंह का काफिला चलता है तो काफिले में भी पथराव किया जाता है। तो दोनों ही तरफ के जो समर्थक हैं वो आमने सामने आ गए।
तो ब्रजभूषण शरण सिंह के कार्यक्रम के दौरान ये हंगामा बरपा और बड़ा सवाल ये कि के न्यूज़ लगातार संपर्क करने की कोशिश है, एसपी गोंडा से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है और जब बातचीत करने की कोशिश की गई तो एसपी का कहना है कि इस पूरे मामले की हमें जानकारी नहीं है, बल्कि गोंडा में ये सुनिश्चित कार्यक्रम आयोजित था। ब्रजभूषण शरण सिंह का मारपीट हुई, पत्थरबाजी हुई और हंगामा कोई छोटा मोटा हंगामा नहीं और दो गुटों के समर्थक आमने सामने और दो प्रधान गुट आमने सामने आए, मारपीट हुई, हंगामा हुआ और एसपी गोंडा के एसपी कहते हैं कि हमें इस मामले की जानकारी नहीं है। वापस से अपने कार्यक्रम में लौटते हैं, जनहित का रुख करते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक समान नागरिक अधिकार को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, यूसीसी को लेकर। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा दिया है, दर्शक भी जुड़ सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं इस मामले को लेकर। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए एक देश एक कानून को लेकर मुझे लगता है कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ भी भेदभाव वाली स्थिति नजर आ रही है। देखिए, पूरा देश एक लंबे अरसे से देश की आम जनमानस की ये मांग है कि जब सभी के लिए समान अवसर है, समान अधिकार है, तो सबके लिए एक समान कानून भी होना चाहिए। बिल्कुल। और देश की जनता चाहती है कि सब समान नागरिक संहिता लागू हो, जो सबके साथ समान रूप से सबको अवसर, अधिकार, तो सबके सब एक कानून से गवर्न भी हूँ और ये देश के हित में होगा, इस राष्ट्र के हित में होगा, समाज के हित में होगा और ये नितांत आवश्यक है। और विधि आयोग ने उस पर सुझाव मांगे हैं, सबको अपने सुझाव देने चाहिए। और अगर आप संविधान सभा की कार्रवाई को देखें तो उसमें भी जो बहस हुई उसके अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 19 में इस बात की व्यवस्था है कि जब चाहे तब संसद समान आचार संहिता, समान कानून लागू कर सकता है। बिल्कुल। तो अब इसको लेकर के जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो कहीं कहीं संकीर्ण राजनीतिक मोटिव है उनका, जिसके तहत इसका विरोध कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि संकीर्णता से लोगों को ऊपर उठ करके राष्ट्र हित में सोचना चाहिए, समाज हित में सोचना चाहिए। एक स्वस्थ समाज की संरचना के लिए जो आवश्यक है उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन मुद्दे की बात तो यही है और मुद्दा इसीलिए बन जाता है कि इस पर आखिर रार क्यों और इस पर एक मत क्यों नहीं बन पा रहा है। आपका रुख करेंगे। हमारे साथ मलिक जावेद जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। मलिक जी, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब एक देश एक कानून, एक देश में रहने वाले सभी नागरिक, हर एक जाति धर्म के लोग एक हो जाना, तो इसमें कैसा विरोध है इस बात का? क्या आपत्ति होनी चाहिए? नहीं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। विरोध तो लॉ कमीशन ने किया है। अभी भाई साहब ने कहा। मैं आप पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, आपसे प्रतिक्रिया ले रही हूँ। मैडम, जवाब दे रहा हूँ ना मैं। जी बिल्कुल। तो हम लॉजिक पे बात करते हैं, हम लोग क्या कहते हैं उस पे बात नहीं करते। हम संविधान में विश्वास रखते हैं। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, बहुत क्रेजी होता है कि एक देश एक कानून। मेरे हाथ में ये करेंसी है भारत की, इस पे 15 भाषाएं लिखी है और शेड्यूल 8 जो है संविधान का, उसमें 22 भाषाएं। क्या एक कर सकते हैं? दूसरा मेरा सवाल ये है, हम इनसे कब से कह रहे हैं कि जीएसटी का कानून में एक स्लैब कर दीजिए, नहीं कर पा रहे हैं ये। हम कब से कह रहे हैं कि गौकशी का कानून त्रिपुरा में अलग है, नॉर्थ ईस्ट में अलग है, साउथ में अलग है और उत्तर प्रदेश में अलग है, एक कर दीजिए। नहीं कर पा रहे हैं ये इसलिए ये मुद्दा लेके आए क्योंकि जो लॉ कमीशन ने 2018-21 अगस्त को रिपोर्ट दी थी केंद्र सरकार को, वो उसने साफ कहा था, जो उसके चेयरमैन थे बीएस चौहान जी, कि दिस इज नॉट द राइट टाइम, मतलब ये सही वक्त नहीं है, उचित वक्त नहीं है इसको लागू करने का। और वो क्यों कहा था? वो इसलिए कहा था कि आप एक देश एक कानून की बात कर रहे हो, पहले आईपीसी और सीआरपीसी तो पूरे देश में एक कर दो। नॉर्थ ईस्ट में और ट्राइबल बेल्ट ऐसी है जहां पे आईपीसी और सीआरपीसी भी लागू नहीं होता। और दूसरा, भाजपा जो है कह रही है कि अभी हरीश भाई ने कहा कि आम जनमानस यही चाहता है, और जो चेयरमैन थे लॉ कमीशन के वो कह रहे थे कि अगर इस कानून को लोगों की भावनाओं को रखकर बनाया जाता है तो इट विल बी थ्रेट टू द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। और दूसरा, लॉ कमीशन ने क्या सुझाव दिए थे, मैं इनको सुझाव बताना चाहता हूं। लॉ कमीशन ने सुझाव दिया था
कि हमें प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 को बदलना पड़ेगा, हमें सेक्शन 15 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को बदलना पड़ेगा, हमें एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 15 और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को बदलना पड़ेगा, और हमें 213 धारा को, जो कि इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 है, उसको हटाना पड़ेगा। क्या ये हटाएंगे? चलिए पूछ लेते हैं, हरीश चंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश चंद्र जी, सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे साथ जो कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं मलिक जावेद जी, उन्होंने सवाल महत्वपूर्ण उठाए हैं, तो क्या इसमें बदलाव की उम्मीद की जा सकती है, बदल सकते हैं? देखिए, मलिक जावेद जी लागू हो सकता है क्या? केवल प्रश्न जो मुद्दा है उससे भागना चाहते हैं। उससे बिना बात करके तरह तरह की जो इनके सवालात हैं उसका एक ही जवाब है कि लॉ कमीशन गौकशी कानून का भी जिक्र किया। नहीं, मैंने कहा ना कि लॉ कमीशन ने सबके सुझाव मांगे हैं और सबको जो उनको मलिक जावेद जी को लगता हो अपने सुझाव लॉ कमीशन को प्रेषित करें। लॉ कमीशन ने तो ऑलरेडी पेपर सबमिट कर दिया 185 पेज का। पहले तो उस पे सुझाव दे। और देखिए, कांग्रेस तो हमेशा वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती रही। मलिक जावेद जी उसी की बात करेंगे। समाजवादी पार्टियों जो लोग केवल जात पात की पॉलिटिक्स करते थे वो कभी इससे नहीं हटेंगे कि राष्ट्र में रहने वाले सभी लोग एक मुख्य धारा में रहें। ये तो हमेशा बांटो और राज करो की राजनीति पे कांग्रेस काम करती रही और उसी पर रूल करती रही। आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी केवल जात पात की राजनीति करती है, बसपा केवल जात पात की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास की राजनीति करती है। आत्मनिर्भर की भारत की बात करती है, समृद्ध और खुशहाल भारत की बात करती है। वो इनको पछता नहीं है, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि देश गरीब बना रहे, लोग गरीब बने रहे, लोग आपस में लड़ते रहे, तो ये उसमें अपनी राजनीति की रोटी सेकते रहे। चलिए मलिक जी, आप सबका साथ, सबके विकास के साथ नहीं हैं आप। चलिए इस बात के जल्दी से जवाब दीजिए, इसके बाद रुक करते हैं। हमारे और भी मेहमान बैठे हुए हैं, कपिल श्रीवास्तव का रुक करेंगे जी। के पक्ष में अपना सुन लीजिए, ठीक है, जवाब ले लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आते हैं आपके पास हरीश चंद्र जी, बाद में आते हैं जी। जाति की राजनीति करते हैं, समुदायों की राजनीति करते हैं। मणिपुर में 2 समुदाय में लड़ाई हो रही है और वो भाजपा का राज है। 40 दिन से इंटरनेट बंद है, 2000 घरों को और धार्मिक स्थलों को फूंक दिया गया। तो ये तो आपको जवाब देना है, मणिपुर में क्यों 2 जातियों को भिड़ाया जा रहा है, बताइए। जातियों को नहीं भिड़ाया जा रहा, जो वहां और किसको भिड़ाया जा रहा है? कुकी समाज और मैती समाज, 2 ही तो समाज है वहां पे। कहीं कोई अशांति है तो उसके मणिपुर में तो इस वक्त अशांति फैली हुई है, माहौल बेहद तनावपूर्ण है। अगर मणिपुर का जिक्र करें, लेकिन मुद्दा हमारा ये नहीं है मलिक जी। मलिक जावेद जी, विषय से मत भटकिए, जो विषय है उस पे बात करिए। आपने जाति के भेदभाव की बात की थी, मैंने उदाहरण दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका रुख करेंगे। मलिक जी, आपकी बात पूरी हो गई, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, एक देश एक कानून, यानी देश में रहने वाले सभी जाति धर्म के लोगों के लिए एक जैसा कानून, और अल्पसंख्यक को अब ऐतराज हो रहा है और इसी बात से ठन रही है सरकार और विपक्ष की। क्या कहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट करिएगा कपीस जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। अब आ रही है जी, सुन पा रहे हैं। देखिए, इस चीज को समझने के लिए हमें तह तक जाना चाहिए कि आखिर हमारी संविधान सभा, जब हमारा ये संविधान बना, तो इसे आर्टिकल 31 की जगह आर्टिकल 44 में क्यों रखा है? आत्ममंथन और आत्मचिंतन तो वहीं से करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के इतने बड़े विशाल संविधान को बनाने वाले लोग कोई छोटे आदमी नहीं थे, बहुत बड़े आदमी। आखिर इन्होंने नीति निदेशक तत्व के तहत क्यों रखा? क्योंकि संविधान सभा के सामने भी ये मसला आया था, जहां एक नेहरू जी और कुछ अन्य लोग ये चाहते थे कि सामान्य नागरिक संहिता लागू हो, वहीं कुछ अन्य ऐसे भी लोग थे संविधान सभा में जो कि लर्नेड थे, और उसके बाद वो ये चाहते थे कि ये ना लागू। इसी वजह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने
एक प्रस्ताव लाया कि इसको क्यों ना नीति निदेशक तत्व के तहत रखा जाए, आने वाले सरकारों के कंधों पर इस चीजों को सौंप दिया जाए कि वो कब जन जागरूकता बनाएंगे, कैसे हमारी शिक्षा का स्तर ऊपर उठेगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड उठेगा, उसके बाद पुनर्जागरण स्वयं के अंदर कब पैदा होगा, इसको देखने की बात कही। यहां तक कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा कि अगर आने वाले समय में सरकारें जन जागरूकता और सलाह पर इस कानून को नहीं लाती हैं, बनाती हैं, और या बनाती हैं तो जबरन बनाती हैं, तो अगर कोई सरकार जबरन बना रही है तो ये माना जाएगा कि वो सरकार का ये पागलपन है। और ये पागलपन शब्द का यूज किया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। अभी आप तमाम जरा हमारी जो जाति और धर्मों से बना देश है ये, इनमें आप लिटरेसी की जरा दर देख लें कि क्या है। फिर दूसरी चीज, पुनर्जागरण जो है वो तो स्वतः स्फुटित होता है उस जाति उस धर्म के अंदर। मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि ये चीज आवे, अन्य लोगों के सामने इन्होंने विधि आयोग के समक्ष दे दिया, विधि आयोग ने सबसे संज्ञान मांग लिया कि इस पर आप लोग की क्या है मशवरा। अरे आपने ये मशवरा बताया कि ड्राफ्ट क्या है आपका, तो उस पर मशवरा किस चीज पर मांग। दूसरी चीज मैं आपको ये मशवरा तो मांग रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे हैं किस चीज पर मांगे, खाली बस सामान्य नागरिक संहिता। अरे आप ड्राफ्ट तो बनाओ, पहले रखो उसके लोगों के बीच में, तब ना पता चलेगा। और सामान्य नागरिक संहिता जो है वो हर प्रदेश में अलग अलग तो लागू नहीं हो सकती, क्योंकि जो सामान्य नागरिक संहिता है जब पूरे देश पर लागू होगी तभी ना देश के सारे समाजों पे लागू होगी। इसको तो केंद्र को प्रयास करना चाहिए। 10 साल मोदी जी की सरकार, 6 साल 13 महीना अटल बिहारी जी की सरकार, जोड़ लीजिए, लगभग 16 साल की सरकार इनकी हो गई, लेकिन अभी ये सब ठंडे बस्ते में है। तो इन्हें खुद तो विचार कर लेना चाहिए कि आप उत्तराखंड में बना रहे हैं, आपसे पहले गोवा बना चुका है, वहां हिंदुओं को 2 शादी गोवा में लागू है, वहां बायोगेमी है, और यहाँ बायोगेमी पे कानून है, आईपीसी के तहत दंडित हो जाएंगे। अगर आप सरकारी नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, आप नौकरी सरकारी कर नहीं पाएंगे। तो इस देश को समझाने की जरूरत है, अगर आप वाकई लागू करना चाहते हैं बाबा साहब के हिसाब से, और अगर पागलपन के हिसाब से लागू करना चाहते हैं तो सरकार फ्री है, वो उसको करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें एक बात बताइए, प्राइवेट मसलों पर कानून है, 80% पे हिंदू कोडिफाइड लॉ लागू होता है, 80% लोगों, 20% लोग अपने अगर किसी विधि से चल रहे हैं, चाहे वो शरिया कह लीजिए या अन्य कह लीजिए, और वो उन पर ही लागू होती है। ये तो पर्सनल लॉज है ना कि किसका उत्तराधिकार क्या होगा। बिल्कुल, कोई जिस तरीके से बातें निकलकर सामने आ रही हैं, विरोध में जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, मुझे लगता है आगामी लोकसभा चुनाव में यही सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। नहीं जी टोनी जी, एक महत्वपूर्ण बात है आपको कहती जी कि अभी तक लागू क्यों नहीं, क्योंकि देश के संविधान में जो हमें मूल अधिकार दिए गए हैं वो नीति निदेशक तत्व से बड़े हैं, क्योंकि वो संविधान नहीं बल्कि मौलिक अधिकार हैं। अभिव्यक्ति का अधिकार, जीवन शैली जीने का अधिकार, और साथ ही साथ धर्म को मानने की आजादी। अब इस्लाम के अंदर शरीयत में अगर 4 शादियां जायज हैं, तो आप उसको कैसे, अगर आप उस पर हमला करते हो कोई चीज ला करके, तो ये तो गलत बात हो जाएगी। फिर मिताक्षरा के अंदर दया भाग, जो हमारी हिंदू संस्कृति, जो हमारे स्कूल से, उसमें दक्षिण में, चलिए क्या ऐसा मुमकिन है, पूछ लेते हैं। मोहम्मद आरिफ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शरीयत का जिक्र किया है आपने, तो एक बार प्रतिक्रिया ले लेते हैं यूसीसी को लेकर, क्योंकि आपकी भी प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है। और क्या ऐसी गुंजाइश बनती है, जैसा कि हमारे सपा प्रवक्ता कह रहे हैं कपिल श्रीवास्तव जी। आरिफ जी अनम्यूट कर लीजिएगा सर। हेलो जी, सुन पा रहे हैं जी। मेरा नाम अली आरिफ है, मोहम्मद आरिफ नहीं है, प्लीज इसको जी जी ठीक है, करेक्ट कर दीजिएगा जी। आपकी भी प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज अब आते हैं जी जी। अभी हमारे सापा के स्पोक्स पर्सन ने जो बातें कही, उससे पहले जावेद मलिक साहब ने, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने कही। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है मैडम? प्रॉब्लम ये है
कि बीजेपी एंड अलाइज आर्गुमेंट बेस्ड बात करना ही नहीं चाहते हैं, ये न कभी करते हैं न करना चाहते हैं। जिन आर्गुमेंट्स को पेश किया है जावेद मलिक साहब ने, जिन आर्गुमेंट्स को पेश किया है हमारे सपा स्पोक्स पर्सन ने, यही हकायक और दलाइल है। जब आर्गुमेंट बेस्ड बात होगी तब उसका सॉल्यूशन निकलता है। बहुत सिंपल सी बात है कि एक अरसे से आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हो। अभी हमारे साथियों ने ये बताया कि आज तक आप कोई रोड मैप ला पाए? आप किसी तरह का कोई रोड मैप आज तक आप नहीं ला पाए, क्योंकि आप ला भी नहीं सकते हो। एक देश एक कानून की बात करते हो, सिर्फ बात की हद तक। बात करने से कानून बन जाएगा या हालात का और समाज का और सारे मामलात का जायजा लिया जाएगा? कहीं पर गाय ज़िबा हो रही है, कहीं पर आप सूली पे चढ़ा रहे हो। इसी इंडिया में है, इसी इंडिया की बात हो रही है। कहीं पर लड़कियां जिंदा जलाई जा रही हैं, कहीं पर साहब आप उसकी लड़की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हो। तो बयानिए से काम नहीं बनता है। मेन मुद्दा यह है कि हर मामले को, और फिर दूसरी सबसे बड़ी चीज यह है कि 20% 25% लोग शरई कानून या मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो मामला है वो उनके ऊपर लागू होता है। उससे दूसरों को क्या तकलीफ है? तकलीफ क्या है? तकलीफ यह है कि एक आइडेंटिटी अगले की खत्म कर दी जाए और इस बेस पर वोट लिए जाए, गवर्नमेंट बनाई जाए। मुद्दा सिर्फ सियासत का है। दूसरी चीज ये कि आप लॉ कमीशन को आप क्या समझते हैं? जाहिल है वो लोग, गंवार हैं, अनएजुकेटेड है। लॉ कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की है वो रिपोर्ट उठा के देखे, आप इनको दिखाइए, इनको दिखाइए महोदय को, ये कम से कम रिपोर्ट भी देखा करें, पढ़ा करें कम से कम, उसके बाद आके डिबेट पे बैठा करें। चलिए हरीशचंद्र जी आपके पास आएंगे। क्या आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से है ये सारी चीजें जो निकलकर सामने आ रही हैं? एक देश एक कानून का जिक्र तो हो रहा है। आते हैं सर आपके पास, वापस लौटेंगे। दर्शक जुड़े हुए हैं, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद जवाब लेंगे। हमारे साथ शिमला से नारायण सिंह जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। इतने बात ये लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? ये टाइम वेस्ट क्यों हो रहे हैं? बिल्कुल, लागू क्यों नहीं कर रहे हैं, इस बात का जवाब ले लेते हैं। तो जनहित में जिक्र एक देश एक कानून का यूसीसी पर जिस तरीके से रार छिड़ी हुई है, क्योंकि अगर बात करें देश में सबसे पहले इसकी चर्चा 1835 से शुरू हुई थी और ये चर्चा अब और बढ़ती जा रही है। अब अगर बात करें, गोवा में लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड और इसको लेकर लगातार विरोध के स्वर जो सामने आ रहे हैं, विरोध में कई सवाल उठाए भी जा रहे हैं। उसी को लेकर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हरीशचंद्र जी का रुख करें, जवाब लें उससे पहले मलिक जावेद जी का रुख कर लेते हैं। मलिक जी आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए जो विरोध में बातें कही जा रही हैं कि अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ खत्म होने से न्यायपालिका पर बोझ कम होगा, साथ ही यूसीसी से धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा, व्यक्तिगत कानून प्रभावित होगा, इस बात को मानते हैं, तो फिर कैसे संभव है? मैडम मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं, क्योंकि लॉ कमीशन ने ही इस पे आपत्ति दर्ज की है। लॉ कमीशन का जो चेयरमैन है वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज थे, बीएस चौहान जी, और उन्होंने क्या कोट किया, मैं कोट बता रहा हूं उनकी। द इशू ऑफ यूसीसी इज वास्ट एंड इट्स पोटेंशियल रिपरकशन अनटेस्टेड इन इंडिया। मतलब इसका भी कोई टेस्ट भी नहीं हुआ है और इसके क्या रिपरकशंस होंगे ये भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और एक और बात कह रहे हैं ये लोग कि गोवा में ऑलरेडी क्या बोलते हैं यूसीसी लागू है, 1870 से लागू है। वहां पे पोर्चुगल सिविल कोड लागू है। ये आजाद जब भारत का हिस्सा भी नहीं था गोवा, तब से वहां पे लागू है। तो क्या भाजपा ने कराया वो? और दूसरा, इनको मैंने एग्जाम्पल दिया कि भैया पहले गौकशी के कानूनी एक कर दो। आपके भाजपा के नेता वाइस प्रेसिडेंट मेघालय के कहते हैं मैं तो बीफ खाता और सब खाएंगे। और जीएसटी को हम कह रहे हैं एक स्लैब एक कर दो, एक देश एक जीएसटी, नहीं कर रहे हैं ये लोग। लेकिन ऑलरेडी 2018 में इस पे लॉ कमीशन ने इनको रेड फ्लैग दिखा दिया है।
लेकिन ये क्यों उठा के जबरदस्ती लेके आए? वो इसलिए लेके आए मुद्दों से भटकाया जा सके, जनता को उलझाया जा सके। और साफ जो चेयरमैन थे लॉ कमीशन के, उन्होंने साफ कहा था अगर ये लोगों की भावनाओं के आधार पर बनाया जाएगा तो इट विल बी थ्रेट टू द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। तो ये देश को आग के हवाले करना चाहते हैं, जैसे मणिपुर को कर दिया है, क्योंकि कानून बनाने का काम एक्सपर्ट्स का होता है, जजेस का होता है, लॉयर्स का होता है। आम जनता को थोड़ी पता क्या क्या मैंने जो धाराएं बताई, 6 क्या है, एक्सप्लेनेशन 6 क्या है सक्सेशन एक्ट का, 213 क्या है सक्सेशन एक्ट की, पता है? आपको भी नहीं पता है। और एक और चीज करे, स्टेट कानून बना रहा है, ये स्टेट का तो अधिकार क्षेत्र ही नहीं है। कौन सी धारा में लिखा के ये स्टेट कानून बना देगा? हाँ, स्टेट जो है, अगर सेंटर कोई कानून बिल्कुल, लेके आता बहुत है, सारे तथ्यों की बारीकियां ना मुझे पता होती हैं ना आपको पता होती हैं, लेकिन जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं तो काफी कुछ मुझे भी पता है और काफी कुछ आपको भी पता है, और हम इसीलिए इस मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं। एक बार कपिश जी का रुख कर लेते हैं। कपिश जी, इसी तरह अगर बात की जाए, यूसीसी का जिक्र हो रहा है, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के स्थानीय रीति रिवाजों को अगर ध्यान में रखकर बात की जाए, संविधान द्वारा सुरक्षा दी गई है, ऐसे में एक रूपता कैसे आएगी अगर यूसीसी को लेकर बात करें? और भेदभाव का भी आरोप लगाया जा रहा है, कैसे संभव होगा? कि हम स्पष्ट रूप से आपको कहे कि जिस समय यह संविधान सभा ने बनाया, उसको क्यों आखिर नीति निर्देशक के तहत? इसलिए कि लोग जब जागरूक होंगे, उनके अंदर फिर खुद में वो सुधारात्मक चीजें अगर चाहते हैं तो करें। जैसे हिंदू जो है कोडिफाइड लॉ आया 1956, तो हम ये कह रहे हैं कि उसमें तमाम चीजें पहले तो नहीं, दूसरे तरीके से होती थी। जैसे हमारी बहनों को जो है वो पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता था, लेकिन जब हमारा कोड बना तो उसमें कहा गया नहीं, एग्रीकल्चर भूमि को छोड़ करके आवासीय भूमि पे मिलेगा, मकानों में मिलेगा, हमारे बहनों का हक मिला। लेकिन वहीं अगर आप इस्लाम के अंदर देख लें कि इनका जो शरिया कॉलोनी पर्सनल लॉ लागू है, उसमें तो औरत का जन्म से ही अपने भाई के बराबर का अधिकार है। तो ये आप नहीं कह सकते कि कौन सा कोड ज्यादा अच्छा है, कौन कोड नहीं, और इनका अभी कोडिफाइड लॉ नहीं। मैं तो इस बात को ये कह रहा हूं कि जब 80% लोग इसी चीज से गवर्न हो रहे हैं, तो लगभग सामान्य नागरिक संहिता तो पर्सनल लॉज पे लागू ही है। अब रह गए जिन पर नहीं लागू होती, साहब उनका घर है, झाड़ू उनको लगाने दो, आप क्यों परेशान हो भाई? देखिए, यही बाबा साहब ने भी कहा था, या तो आप मशवरा करें, और मशवरा करने के बाद वो जब कहते हैं कि नहीं ठीक है साहब, आपने जो मसौदा तैयार किया है हमारे धार्मिक चीजों को कहीं से वो प्रभावित नहीं कर रहा है, तब तो ठीक है। तो फिर क्योंकि धर्म की आजादी है भाई, धर्म को एक्सरसाइज करने की आजादी है, अपने स्पिरिचुअल करने की आजादी है। तो विवाह भी तो उन्हीं में से एक आता है, फुनरल भी लोगों का उसी तरीके से आता है। फिर कल को आप कहिए साहब नहीं, एक और कानून बनेगा, सब लोग जब मरेंगे तो जलाया जाएगा, और फिर सभी धर्म एक क्यों नहीं? जब परमात्मा एक है तो धर्म ही एक करो, हटाओ भगवान। ना कोई मुसलमान होगा, ना कोई हिंदू होगा, सब लोग भारतीय कर दो, एक नया कानून ले। बिल्कुल, लेकिन ये संभव कैसे होगा, ये समझ पाना अगर होता, आप ये बताइए, मैं आज के डेट में लिख के दे सकता हूं कि हमसे आपसे कई लर्नेड लोग उस जमाने में इस संविधान को बनाए हैं। बिल्कुल, पूरे विश्व का सबसे बेहतरीन संविधान है, लचीला संविधान है और सबसे बड़ा लिखित संविधान। बिल्कुल काबिले तारीफ है। विभिन्न देशों के संविधान को एक्सरसाइज किया गया इसमें जगह जगह पर, और जो बेहतरीन लगा उसको लेकर के साथ आत्मसात किया भारत। तो मैं तो कह रहा हूं, ये तो साहब फिरंगी वाले लोग हैं, बांटो और राज करे में रखते थे। महंगाई पे बात ना हो, बेरोजगारी पे बात ना हो, पहलवानों पे बात ना हो, बहनों पे बात ना हो, ठीक इनके जगह दिए गए जो लोन्स हैं 85 लाख करोड़ रुपए जो इन्होंने केवल 9 वर्षों में लिया, उस पर बात ना हो, तो भैया कैसे हिंदू मुसलमान किया जाए? ये और कोई लड़ाई नहीं, और इससे कहीं बड़ी लड़ाई हिंदुओं के अंदर स्वयं होगी। मैं क्यों कह रहा हूं? जो दया भाग है वो आपका बंगाल और 7 स्टेट पर लागू होगा, मित्राक्षरा आपके बीच, और एक दक्षिण भारत का भी है, वो मुझे इस समय याद नहीं आ रहा, वो भी एक स्कूल है। और केरला के अंदर मामा और भांजी की शादी सबसे बढ़िया हिंदुओं में मानी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, सर्वोत्तम रिश्ता। लेकिन वही हिंदू लॉ क्या कहता है कि 7 पीढ़ी पिता की तरफ से और 3 पीढ़ी माता की तरफ से आप विवाह नहीं कर सकते हैं, अगर करेंगे तो विवाह प्रारंभ से ही शून्य माना जाएगा, नल एंड वाइड होगा, शून्य करने भी नहीं।
नल एंड वाइड होगा। तो आप मुझे बताइए, तो ये तो सहोदर हो गया मामला। और जो लव मैरिजेस हो रहे हैं तमाम धर्म और जाति में, वो कौन से उधर को देखे जा रहे हैं, तो उस पर वो कौन सा ला बनेगा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये जबरदस्ती किसी चीज को सुव्यवस्थित रूप से अगर देश चल रहा है तो इसको कैसे जला दिया जाए अपने लाभ के लिए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। क्योंकि लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स जो कह रही वो इनके अगेंस्ट, वो खुद ही प्रश्न पूछ रहे हैं इनसे। भाई आप प्रश्न, और आप लगभग 10 साल, अभी ये आपकी सरकार होने जा रही है, 6 साल 13 महीना जो है अटल जी की सरकार चली, आपने सेंट्रल कानून क्यों नहीं लाया। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि 42 संशोधन के बाद से राज्य को भी सिविल कोर्ट का पावर दिया गया, ला सकते हैं। लेकिन मैं एक बात ये कह रहा हूं, वो अलग अलग ला करके फिर कॉमन कहां होगा, यही बता दो हमें। बिल्कुल, ऐसे में समानता कैसे आएगी, ये बड़ी बात है, और कैसे ये बात बनेगी, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। अली आरिफ जी, आप भी इस बात को साफ कर दीजिए, क्योंकि क्या ये माना जाए कि ये महज एक भेदभाव की राजनीति फैलाने का काम किया जा रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ सियासी गेम है, और जिससे इनको फायदा होता है, और इनको हमेशा फायदा होता रहा है। ये पावर पॉलिटिक्स हमेशा करते रहे हैं और करते रहेंगे। समझना हमारे सियासी प्लेटफॉर्म को है, हमारी आवाम को समझना चाहिए। चलिए, अली आरिफ जी को की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आरिफ जी, आपको आवाज़ मिल पा रही है? चलिए, वापस से संपर्क करेंगे आरिफ जी का। एक बार मलिक जावेद जी का रुख कर लेते हैं। मलिक जावेद जी, अगर देखा जाए, हर किसी का धर्म अलग है, जाति अलग है। अगर दक्षिण और उत्तर के राज्यों की बात की जाए तो हिंदू समाज में कई रीत रिवाजों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। और जैसे उत्तर में अगर बात करें, रिश्तेदारों के बीच विवाह नहीं होते हैं, लेकिन दक्षिण में इसे शुभ माना जाता है। और अगर दक्षिण में मामा भांजी का जिक्र करें तो यहाँ पर विवाह नहीं होते हैं। तो तमाम ऐसे रीति रिवाज अलग अलग सामने आ रहे हैं, और ऐसे में हम एक समानता की बात कर रहे हैं। सुझाव मांगे गए हैं, आगे क्या होगा ये दूर की बात है, लेकिन ये कैसे, मतलब एक समानता कैसे? मैडम, ये पॉसिबल ही नहीं है, और ये बना भी नहीं पाएंगे। ये केवल एक इन्होंने पब्लिक के बीच में एक शगुफा छोड़ा है और लोगों को उलझाने का काम किया है। हम जो चर्चा कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? हम बहस करते, हमारे सामने टेबल पे बिल होता कि ये प्रावधान करें, इस पे हम फीडबैक ले रहे हैं। फीडबैक किस पे ले रहे हो आप? मैं तो ये समझ, मेरा कापिश भाई की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। वो कह रहे हैं कि अब पूरा देश है तो जलाने का कानून है, दफनाने का कानून है, एक कर दो। अब मान लो हिंदू समाज में फेरे फिरते, हमारे यहाँ निकाह होता है, सबको बोलो कोर्ट मैरिज होगी, कोई निकाह नहीं फिरेगा, करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये सब झूठ बोलने का इनका काम है, दुष्प्रचार करने का काम है। और एक और चीज ही कह रहे हैं, ये 44 धारा अनुच्छेद जो है संविधान में, इस पे इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। तो इमरजेंसी भी तो संविधान में थी, तो फिर उसके आप आलोचना क्यों करते हो भाई? वो भी तो संविधान में थी। तो बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे जो इनको जवाब खोजने, लेकिन इन्होंने एक केवल शगुफा छोड़ा है बीच में, और कुछ नहीं है। और ये इम्पॉसिबल चीज है जो कभी लागू नहीं हो सकती। हाँ, सरकार में आप हो, आप अगर कुत्ते को कह दोगे संसद में लाके ये शेर है, तो शेर मान लिया जाएगा, लेकिन उसकी वैधता तो हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी कि होगा नहीं होगा, ये कुत्ता है, बिल्ली है, क्या है। तो कानून तो जब आप बड़ी मेजोरिटी में हो, ब्रूट मेजोरिटी में हो, आप कुछ भी कानून बना सकते हो, गलत भी कानून बना दो तब भी माना जाएगा। लेकिन वो उसको जो फैसला आएगा वो तो संविधान के जो पहला स्तंभ है हमारा जुडिशरी, वो डिसाइड करेगा। तो इन्होंने केवल देश को भ्रमित किया है। और ये क्या करें कि तुष्टिकरण कर रहे हैं, मुस्लिम समाज, ये कह रहे हैं मुस्लिम समाज की तो बात ही नहीं है, ये तो हिंदू लॉ पे अटैक हो रहा है। मैंने आपको 4 सेक्शन गिनवा दिए। ये लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन है, मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। तो क्या आप बदलोगे? नहीं बदलेंगे। केवल झूठ बोलना, दुष्प्रचार करना। और कापिश जी ने कहा कि स्टेट को पावर, स्टेट भी बना सकता है, मुझे नहीं लगता स्टेट बना सकता है। हाँ, अगर केंद्र सरकार कोई एक्ट बनाता है, संसद में पास होता है, उसमें वो अमेंडमेंट ला सकता है। खुद कैसे बना सकता है? अगर बना भी लेगा आर्टिकल 12 के अंतर्गत, तो फिर 254 में उसको फिर प्रेसिडेंट से एसेंट लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, जो कि बहुत नामुमकिन सी चीज है इतने बड़े देश में। और गोवा का करते हैं बार बार। गोवा 1870 से वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो कि पोर्टुगीज सिविल कोड है। तो आप वो तो जब देश का हिस्सा भी नहीं था तब से वहां पे आप एक राज्य में करके दिखा दो अगर ताकत है तो।
बिल्कुल। दूसरा ठीक है, वापस लौटते हैं, दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। हमारे साथ प्रेम जी जुड़े हुए हैं चेन्नई से। स्वागत है आपका प्रेम जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, कांग्रेस के प्रवक्ता बोलते हैं ताकत है, तो बीजेपी में ताकत पूरी है, ये कोई भी संविधान तक को बदल सकते हैं, ये क्या समझ रहे हैं? लेकिन कहने का मतलब ये है कि उनके भी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ कानून ऐसे पड़ रहे हैं कि वो देख के भी उनको अनदेखा करके भी कर सकते हैं। 2024 के लिए ही ये मुद्दा उठाया गया। 20% के लिए उन्होंने जो मुद्दा है कि वो 20% वाले ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, ये नहीं, खुद बीजेपी वाले भी इसके अंदर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ धाराएं ऐसी है उसके कारण से ये नहीं कर पा रहे हैं कि सब जगह एक तरह का कानून नहीं लग सकता है। जैसे कई उदाहरण दे दिए कि सबको फूकना ही पड़ेगा, किसी को गाड़ नहीं सकते हैं, किसी का ये नहीं कर सकते हैं, या भाषा अलग अलग है, उस भाषा के लिए अगर बात उठती है, हमारे देश में 20-30 भाषाएं हैं, हमारे 30 में इस तरह की अलग चीजें हैं। कहने का मतलब यही है, जनता भी जागरूक है और हमारे दर्शक भी जागरूक हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रेम जी, और ये राय साझा करने के लिए। गिरीश शुक्ला जी हैं कानपुर से, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं गिरीश जी। हेलो जी गिरीश जी। हेलो गिरीश जी सुन पा रहे हैं, अपनी राय साझा कीजिए। मैं गिरीश बोल रहा हूँ। जी सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि जब सरकार आई थी तब इस देश में जो 10 साल का बच्चा था उनके कार्यकाल में वो 18 साल का पूरा हो गया है। उसे रोजी रोजगार भी चाहिए, उसे शादी ब्याह भी चाहिए, अलग कमरा भी चाहिए। क्या सरकार ने इन बच्चों के लिए अपने कार्यकाल में जो बालिग हुए और सारी व्यवस्थाएं पूरी कर दी हैं क्या? तो अगर पूरी कर दी हो तब इस प्रकार की बातों में इस समाज को उलझाएं। जो भी करना है पार्लियामेंट के अंदर करें जाकर, पब्लिक डोमेन में कोई बात तभी लाएं जब वो परिपक्व हो जाए। तरह तरह की अफवाहें फैलाकर मणिपुर जल रहा है, ऐसे और प्रांत जलने लगे, इससे कोई फायदा नहीं है। क्या आप सत्ता पाने के लिए इतना गिर सकते हैं कि आप देश की जनता को, गरीबों को मरवाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं, हमें तो ये नहीं समझ में आता। आप अपने इन सब कारनामों को अपने पास रखिए, पहले पार्लियामेंट में सारी खिचड़ी पका लीजिए, और जब आपका पार्लियामेंट में पास हो जाए तब इसके बाद जनता को बताइए। रोज रोज जनता को उकसाइए नहीं। मेरे यहाँ से यही गुजारिश और यही प्रार्थना है। और अगर आपने ये सोच लिया है कि आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन मुद्दा भी बेहद गंभीर है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल भी उठा रहा है। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। हमारे साथ सपा प्रवक्ता जुड़े हुए हैं कपीस जी। ये दर्शक हैं जो जागरूक भी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि पब्लिक डोमेन में तभी किसी बात का जिक्र करना चाहिए जब उसका पूर्ण रूप से निष्कर्ष सामने आ जाए। आज बेरोजगारी पर बात नहीं होती, आज महंगाई पर बात नहीं होती, आज हम बात किस पर कर रहे हैं? देखिए सोनी जी, अगर ये देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने इन 9-10 वर्षों में देश को क्या दिया, तो अगर इनसे पूछा जाता तो ये सबसे पहली चीज ये कहते हैं साहब कि हमने 3 तलाक पे कानून लाया, हमने 370 हटाया, और राम मंदिर के का जो आदेश हुआ है उसको भी अपना बता लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को। तो मैं एक बात पूछता हूं, 370 तो उतरी नहीं, हटी नहीं, 370(3) और 35(a) ये 2 हटी, क्योंकि 370 आर्टिकल अगर आप हटा दोगे तो देश से कश्मीरी ही हट जाएगा। और ये सारे लोगों को चूंकि नहीं पता है, इसलिए ये अपना चलाते रहते हैं कि 370 हटा दिए। मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ, जनता भी यही समझ रही है। हाँ, मैं एक जी भाई देश के अन्य लोगों के को 370 लगने से या 370 हटने से सिर्फ इतना ही ना हुआ कि एक विशेष राज्य का जो दर्जा था कश्मीर को वो चला गया, लेकिन वही 371 में आप जो है 7 स्टेट को दे रहे हैं। आप जाएंगे वहां जमीन खरीदने कश्मीर के अंदर, कश्मीरी पंडितों को ये रिवाइव नहीं करा पाए, वहां सरवाइव नहीं करा पाए, बैठा नहीं पाए, और कश्मीरी पंडितों की लड़ाई लड़ते थे विपक्ष में बैठ के, और इन्हीं के जमाने में सबसे ज्यादा जो है वो हटे हैं वहां से, पलायन किए हैं। खैर ये इस बार अगर हम जाएंगे तो कश्मीरी पंडितों को लेकर जो चर्चा है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, और वो मुद्दा भी नहीं है हमारा, तो हम मुद्दे में रहकर अगर बात करेंगे तो बेहतर रहेगा। जब ये देश का मुद्दा ही नहीं है, आप हमारे बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई पे बात नहीं कर रहे हैं, जो आपने नोटबंदी में लगा करके हजारों लोगों को हलाक करा दिया, आप उस नोटबंदी से होने वाले फायदे की बात नहीं कर रहे हैं। आपने देखा कि नोटबंदी के बाद ट्रिपल इकोनॉमी जो है वो काले धन की स्विट्जरलैंड में बढ़ गई,
कहां से बढ़ गई? फिर जो आप 85 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कर्ज उठा करके चंद अपने पूंजीपतियों पे 15 लाख करोड़ रुपया आपने बरसा दिया, राइट ऑफ कर दिया, आप उस पर बात नहीं करेंगे। आप आरबीआई एक्ट के सेक्शन 8 को परिवर्तित करने के बाद जो 3.5 लाख करोड़ रुपए 5 बार में तरह तरह से आपने निकाले, उसका जस्टिफाइड आपने कहां खर्च किया वो आप नहीं बताएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जो आपने 85 लाख करोड़ उठाया, अन्य सारी सरकारों ने मिला करके जो है 65 वर्षों में मात्र 51 लाख करोड़ रुपए उठाया। उन्होंने तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में डीआरडीओ दिया, ठीक है, इसरो ने दिया। सामाजिक सुधार की आड़ में अब क्या कुछ होने लगा है? मतलब राजनीति जो है वो किस कदर और किस चरम पर पहुंच गई है, ये सवाल उठता है। जो ये पूरा माहौल बनता नजर आ रहा है, जो सवाल उठते नजर आ रहे हैं यूसीसी को लेकर। अगर मोहम्मद आरिफ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनसे भी हमारा सवाल रहेगा। चंद्र प्रकाश जी दर्शक एक जुड़ चुके हैं, उनकी राय पहले साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चंद्र प्रकाश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। मैं ये कहना चाहता था कि एक पैनलिस्ट आपके प्रोग्राम पे बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 85 लाख करोड़ रुपया लोन चल रहा है भारत सरकार पे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन नेताजी से ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये राजनेता रेवड़ियां बांट रहे हैं, जो ये मुफ्त की योजनाएं ला रहे हैं, ये पैसा क्या है, ये अपने पिताजी के घर से दे रहे हैं? बड़ी विनम्रता से मैं पूछना चाहता हूँ, नेता जो है ये दोगली बात क्यों करते हैं? जब किस आप पार्टी जो है के नेता से आपका सवाल है चंद्र प्रकाश जी? जी, किस पार्टी के नेता से आपका सवाल है? एक्चुअल में क्या है कि मैं आपका प्रोग्राम जो है विगत 3-4 महीने से इंटरनेट के माध्यम से देख रहा हूँ मैं जी। तो ये मेरे को समझ में नहीं आता कि ये जो है ना आपका के चैनल पहले तो टीवी पे चलता था, आजकल चल नहीं रहा। तो मैं ये चैनल इसके इंटरनेट के माध्यम से देखता हूँ, उसमें चलिए, नाम अच्छी बात है, बहुत हमारे अच्छे दर्शक हैं आप, और हो सकता है कोई केबल फॉल्ट हो, आप उसको दिखवा लीजिएगा। और अगर आप देखते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, और राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, मलिक जावेद जी, दर्शक का सवाल आपने सुना होगा, और साथ ही सवाल ये भी है कि सामाजिक सुधार की आड़ में अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों के कानून लागू करने के आगे आरोप और प्रत्यारोप भी शुरू हो जाएंगे अगर ऐसा कुछ होता है तो। माइनॉरिटी और मेजोरिटी की बात नहीं है, ये संविधान पे हमला है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। पूरे देश में एक हवा उठाया गया कि मस्जिदों के लाउड स्पीकर ये वो, तो सरकार ने कहा जो आदेश है हाई कोर्ट के उसको लागू किया जाए। बहुत सारी मस्जिदों के लाउड स्पीकर हटाए गए, किसी ने विरोध किया नहीं किया, जो कानून है उसका हर कोई पालन करेगा। लेकिन हुआ क्या कि मस्जिदों के चक्कर में जुबान में विरोध भी हुआ, उसका दबी जुबान में मस्जिद से उतारे गए तो उसका विरोध भी सामने आया। ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं हुआ। तो सुन लीजिए जी, 25,000 मान लीजिए अगर मस्जिदों के उतरे तो 1.5 लाख मंदिरों के उतर गए, तो इसलिए शांत हो गई सरकारें। बिल्कुल। तो ये जो कानून होता है ये दो धारी तलवार होता है। अगर ये माइनॉरिटी को अफेक्ट करेगा ना तो उससे ज्यादा ये मेजोरिटी को अफेक्ट करेगा। बारिश होगी तो सब पे होगी, कानून बनेगा तो सबके लिए बनेगा। लेकिन ये इनको ये दिखाना है जनता को कि हम इन कम्युनिटी के खिलाफ बना रहे हैं। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भाजपा के मेरे साथी चले गए, कि आप महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, 3 तलाक भी बार बार आप वो कहते हैं कि 3 तलाक हटा दिया, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं के लिए जागरूकता। लेकिन उन महिलाओं का भी जरा ख्याल रखिए जिनके पति छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसी कितनी तादाद है? लॉ कमीशन ने ये कहा कि 4 शादी का जो प्रोविजन है मुस्लिम लॉ में, तो उसमें रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में हमें तो कोई मिला ही नहीं। लॉ कमीशन की रिपोर्ट है ये, जो 18 में सबमिट हुई है केंद्र सरकार को। 4 शादी वाले तो हमें आदमी नहीं मिले पूरे देश में। सही है। तो ये सब झूठ बोलना, बार बार बोलना, इतनी बार बोलना कि वो सच लगने लगता है। तो हम समझाते समझाते थक जाते हैं कि भाई ये तो झूठ है। तो और कपिल जी की जो बात है कि वो कहते हैं 85 लाख करोड़, अब तो 153 लाख करोड़ हो गया टोटल, 100 लाख करोड़ से ऊपर भाग गया है मार्च में। आप पुराना डाटा पढ़ रहे हो कपिल जी, अपडेट कर लीजिए अपने आप को। कर्ज में दुनिया में नंबर 1 है, हम विश्व गुरु बन चुके हैं कर्ज लेने में। चलिए ठीक है, आपके पास वापस लौटते हैं। दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, अपना नाम बता दीजिए और साथ ही अपनी राय साझा कीजिए। अतुल जी, अपनी राय साझा कीजिए। शाहजहांपुर से अतुल जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। जी अतुल जी,
जल्दी से अपनी हाँ बात जी। रख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं जी। हेलो, ये जो मतलब सपा प्रवक्ता हैं कपीस जी, इनसे ये मतलब जो बेरोजगारी की बात करते हैं, जब ये बेरोजगारी की बात करते हैं, जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने कितने रोजगार लोगों को दे दिए। ये दूसरे की टांग खींच रहे हैं। ये अपनी सरकार होने पर इन्होंने कितनी गुंडागर्दी बंद कर दी, और इन्होंने और पूरे यूपी में कत्लेआम इन्होंने मचवा दिया था। तब इनको नहीं नजर आया था। और अब ये भाजपा सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, जब इनकी सरकार थी, अतुल जी, विपक्ष है, विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही, और विपक्ष का सवाल उठाना जायज है, इसमें नाराजगी किस बात की? नहीं, वो बिल्कुल बात सही है, लेकिन ये कहने का मतलब इन्होंने कितने रोजगार लोगों को दे दिए। ठीक है, अभी जो सत्ता में है सवाल उससे बनता है, इसलिए हम जवाबदेही भी उसकी बनती है। शुक्रिया राय साझा करने के लिए, और आपकी नाराजगी से भी काफ़ी कुछ जाहिर हो रहा है। कपीस जी, ये दर्शक थे हमारे जिनकी नाराजगी है कि सत्ता में जब आप काबिज थे तो आपने क्या किया, और इस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि हम जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं, यूसीसी पर जो रार छिड़ी हुई है, इसके क्या कुछ राजनीतिक फायदे और नुकसान आप देख पा रहे हैं? हालांकि राजनीतिक फायदे का जिक्र किया जा रहा है कि इसी लिहाज से ये मुद्दा उठाया गया है। ये सबसे पहली बात तो मैं उन्हीं को संतुष्ट कर दूं जवाब से। 5,84,000 हम लोगों ने सरकारी नौकरियां दी थी। ये तो साफ अभी उस हद तक पहुंच ही नहीं पाए, और हम लोग बार बार इनको कह रहे हैं कि भैया संविदा की बात मत करो, देय मानदेय पे बात मत करो। आप सर ये बताओ कि आपने पब्लिक सेक्टर के अंदर बेस नौकरियां कितनी दी, जैसे हमने दिया, हमने तो आपको रखा, बजट रखा, हर सारी चीजें दी। तो ये उस पर बात नहीं करेंगे। एक्चुअली इनकी अंधभक्ति है इन लोगों की। कुछ परसेंट ऐसे लोग हैं जिनको गलत चीज भी सही लगती है, वो दुनिया देख रही है लेकिन वो बोलेंगे दूसरी चीज। अब मैं एक बात कहता हूँ कि देखिए, 7 स्टेट में एक जगह पर परिजन जब किसी के एक्सपायर कर जाते हैं, मृत हो जाते हैं, तो उनको दालान में रखा जाता है, और दालान में रख करके 21 दिन तक उनसे बात की जाती है, उन पर प्रसाद चढ़ाया जाता है और लोग खाते हैं। और हकीकत क्या है कि इतनी बदबू फैल जाती है उसके अगल बगल के वातावरण में, और वो भी बिना किसी बर्फ पे रखा जाता है। आप इस बात को सोचिए कि जो हमारा विविधता में एकता की जिसकी बात कर रहे हैं। चलिए, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, समय कम है। फाइनल प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं आरिफ जी से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अली आरिफ जी। देखा जाए तो धार्मिक स्वतंत्रता, समानता को लेकर क्या कहेंगे? अब जिस बात को लेकर ये रार छिड़ी है, फाइनल कमेंट आप। मैडम बहुत ही शॉर्ट में मैं कहना चाहूंगा, बहुत शॉर्ट में। हमारे बहुत ही जानकार और बहुत ही नॉलेज रखने वाले हमारे साथी बैठे हुए हैं जी। शॉर्ट में ये है कि जो इस मुल्क की सियासत है, और ख़ास तौर से बीजेपी की, वो इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी पे डिपेंड करती है। इसके अलावा कुछ नहीं है। 2024 का इलेक्शन आ रहा है, और ये यूसीसी जो है, ये आज का मुद्दा है। ये तो पुराने वक्त से उठाया गया है। अभी हमारे साथियों ने बहुत से मामला गिनाए हमारे देश के तमाम रीति रिवाजों के। क्या उसको ईट आउट करना पॉसिबल है आपके हिसाब से, या इनके हिसाब से? अगर पॉसिबल था तो आज तक कोई रोड मैप क्यों नहीं ले आए? ये बिल्कुल बहुत सिंपल सी बात है। ये भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा बीमारी हमारे देश की भ्रष्टाचार है। उसके बाद हेल्थ है, उसके बाद एजुकेशन है। एजुकेशन के नाम पर ये सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल लूट रहे हैं, पब्लिक को लूट रहे हैं। वेयर इज गवर्नमेंट? कहाँ है समाज सेवी संस्थाएं और गवर्नमेंट वगैरह वगैरह? इस पर कोई बात नहीं होगी। बेरोजगारी पे कोई बात नहीं होगी। बहन बेटियों की इज्जत आप लोग खुलेआम लूट रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं होगी। उत्तराखंड बिल्कुल, हम एक देश एक कानून का जिक्र कर रहे हैं। हालांकि इसकी चर्चा की शुरुआत तो बहुत पुराने समय से हो चुकी थी, 1835 से। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब एक कानून होता है वहां पर ही डिवाइडेशन हो जाता है। कानून पॉक्सो एक्ट का अगर जिक्र कर लें, बीते दिनों जो माहौल बना, जो चल रहा है, तो वहीं पर इतना पार्शियलिटी हो जाती है और आम और खास में डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये कैसे संभव है कि एक देश एक कानून हो सकता है? यहाँ पर कोई गुंजाइश ऐसी नजर आ रही है। हालांकि विपक्ष के सवालों के साथ हम नहीं हैं, लेकिन तथ्यात्मक जो बात है, जो सच है, हम उसी बात का जिक्र कर रहे हैं। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अल्पसंख्यक इस यूसीसी की रार पर कहीं ना कहीं विरोध दर्ज करा रहा है, सवाल खड़े कर रहा है, और इसे एक राजनीतिक स्टंट करार दिया गया है।
इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।